हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा गोइंग कंसर्न का टॉपिक, दैट इज़ एसे 570, जिसमें से कल हमने पढ़ी थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग दिस एसे। अब आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो एसे 570 के रिगार्डिंग ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑब्टेन करे एस रिगार्डिंग कि कितने अप्रोप्रिएटली मैनेजमेंट यूज़ कर रही है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, और उस पर कॉन्क्लूड करे। और अब ये कॉन्क्लूजन होगा क्या बेसिस पे? तो जो ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन कर रहे हो उसके बेसिस पे आप कॉन्क्लूड करोगे कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि एंटिटी की जो एबिलिटी है टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न वो सफ़र हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि आप ये सिर्फ तभी चेक करोगे जब आपका एफआरएफ आपको ये करने बोल रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी एग्जिस्ट करेगी जब एक कोई एफआरएफ एक्सप्लिसिटली रिक्वायर ना भी कर रहा हो कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त इस गोइंग कंसर्न बेसिस को कंसिडर करो। दैट इज़ एफआरएफ बोले या ना बोले, ये गोइंग कंसर्न के बेसिस पे हम चेक तो करेंगे ही करेंगे। अब जैसा कि ऑडिटर ये भी कंसिडर करेगा कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से आगे जाके गोइंग कंसर्न सफ़र कर सकता है, और फिर ऑडिटर ने बोला नहीं मुझे ऐसी कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं दिख रही, तो क्या आप ये मान लोगे कि अब तो कुछ भी हो जाए आगे जाके ये बिज़नेस बंद हो ही नहीं सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने ऐसे 200 में पढ़ा था कि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं ऑडिटर की एबिलिटी पे टू डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा होती है इन केस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस। अब क्या आपको 2019 या 2018 में ये पता था कि 2020 में या उसके बाद कभी भी कोविड की सिचुएशन आ सकती है? नहीं। इसलिए ना ये एक लिमिटेशन है। ऑब्वियस सी बात है, आप कैसे ये प्रेडिक्ट कर पाओगे कि फ्यूचर में ऐसी क्या इवेंट या कंडीशन होगी जिसकी वजह से हमें एंटिटी बंद करनी पड़ सकती है? ऑडिटर कैन नॉट प्रेडिक्ट सच फ्यूचर और इवेंट्स और कंडीशंस। और इसी वजह से अगर ऑडिटर की रिपोर्ट में किसी भी तरह का ऐसा कोई रेफरेंस नहीं दिख रहा है मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में, तो इससे आप ये नहीं समझ लोगे कि ऑडिटर ने एकदम गारंटी ही दे दी है कि ये एंटिटी तो कभी बंद होगी ही नहीं, ये हमेशा कंटिन्यू करेगी एज गोइंग कंसर्न। Auditor's report cannot be viewed as guarantee as to the entity's ability to continue as going concern। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कुछ inherent limitations होती है। Objectives of auditor in accordance with SA 570। सबसे पहला तो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही उसकी ऑब्जेक्टिव है कि वो ऑब्टेन करे ऐसे ही रिगार्डिंग और कंक्लूड करे कि कितना अप्रोप्रिएटली मैनेजमेंट यूज़ कर रही है गोइंग कंसर्न बेसिस को ऑफ अकाउंटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फिर जो ये कंक्लूजन प्रोवाइड करा रहा है ऑडिटर गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग, ये कंक्लूजन उसका बेस होना चाहिए उस ऑडिट एविडेंस पे जो उसने ऑब्टेन किया है। और उस कंक्लूजन में वो ये बताएगा कि क्या वेदर अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। और एट लास्ट इसके बेसिस पे फिर वो अपनी रिपोर्ट इशू करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एविडेंस इकट्ठे करने हैं। एविडेंस इकट्ठे किए, अब आपको समझ में आया कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी ऐसी एग्जिस्ट करती है आपको दिख रही है जिसकी वजह से हो सकता है आगे जाके गोइंग कंसर्न सफ़र करे, तो आप उसके बेसिस पे अब अपना रिपोर्ट इशू करोगे। अब आपको ये पता कैसे चलेगा? आपको कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी होगी ना। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो ऑडिटर जब परफॉर्म कर रहा होगा रैप एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे 315, तब वो ये भी कंसिडर करेगा कि क्या ऐसी इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करती है जो कास्ट कर सकती है सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। और ये करते वक्त ऑडिटर ये भी डिटरमाइन करेगा कि क्या मैनेजमेंट ने ऑलरेडी परफॉर्म किया है कोई प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। तो देखो, आपको एज ऑडिटर रैप परफॉर्म करते वक्त ये जानना है कि क्या ऐसे इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं जो आगे जाके डाउट कास्ट कर सकते हैं एक एंटिटी के एबिलिटी पे टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अब ये करते वक्त आप पहले क्या चेक करोगे कि क्या मैनेजमेंट ने की है प्रिलिमिनरी असेसमेंट इस चीज़ को लेके। इफ़ यस, अगर मैनेजमेंट ने किया है असेसमेंट, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा है, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है तो ऑडिटर मैनेजमेंट से जाके डिस्कस करेगा कि क्या कोई ऐसे इवेंट और सर्कमस्टांसेस है जो आपकी नज़र में आए जिसके बेसिस पे आपको लग रहा है कि आगे जाके आपकी गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है। और अगर दिख रही है ऐसी कोई इवेंट और कंडीशन, तो आप उसे कैसे एड्रेस करने वाले हो। दैट इज़, अगर ऐसी कोई असेसमेंट परफॉर्म की गई है तो ऑडिटर डिस्कस करेगा असेसमेंट विद मैनेजमेंट और डिटरमाइन करेगा कि क्या मैनेजमेंट
ने आइडेंटिफाई की है कोई ऐसी इवेंट कंडीशन जो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कास्ट करेगी सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न, और अगर ऐसा है तो मैनेजमेंट उसे कैसे एड्रेस करने वाली है। और अगर मैनेजमेंट ने ये असेसमेंट नहीं करी है देन, अब ये तो हमने जब इस ऐसे के स्टार्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी मैनेजमेंट की तभी ये चीज़ पढ़ लिया था कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके लिए उसे ये पता करना होगा कि क्या एंटिटी कंटिन्यू करेगी एज गोइंग कंसर्न या नहीं। अब वो कैसे पता करेगा, वो कुछ असेसमेंट करेगा, और अगर उसने असेसमेंट नहीं की है और बिना असेसमेंट के उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, तो फिर ऑडिटर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि क्या ऐसा इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करता है जो सिग्निफिकेंट डाउट कास्ट कर सकता है, या क्या बेसिस पे आपने बनाया अपना गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्या बेसिस पे आपने यूज़ किया इस गोइंग कंसर्न बेसिस को। कुछ रीज़न तो होगा, आपने असेसमेंट भी नहीं की और आपने ये यूज़ भी कर लिया। एक ऑडिटर को रिमेन रहना चाहिए एज अलर्ट, दैट इज़ एक ऑडिटर को अलर्ट रहना चाहिए थ्रू आउट द ऑडिट फॉर ऑडिट एविडेंस ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस जो कास्ट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अब ये हम हर जगह पढ़ रहे हैं कि ऐसी कोई इवेंट कंडीशन जो कास्ट करेगी सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ सच इवेंट्स और कंडीशंस। फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशंस, नेट लाइबिलिटी और नेट करेंट लाइबिलिटी पोजीशन। अब आपको दिख रहा है कि आपकी लाइबिलिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो बिज़नेस है वो लॉस में जाता जा रहा है, बिज़नेस के पास जो भी कैश बचा था वो सब भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको अपने लाइबिलिटी अपने क्रेडिटर्स को पैसा पे करने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर आपको ये सब सिचुएशन दिख रही है तो ये कहाँ क्या चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है आगे जाके एंटिटी को बंद करना पड़े अपने ऑपरेशन। आपकी जो फिक्स टर्म बोरोइंग थी वो मैच्योर हो रही है बिना किसी रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ रिन्यूअल या रीपेमेंट के, या आपको अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को पटाने के लिए या कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को लेने के लिए उसे रियलाइज़ करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर रिलाई करना पड़ रहा है। दैट इज़ आपको अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए ना कोई लॉन्ग टर्म एसेट कोई मशीन चाहिए, पर आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आप मशीन खरीद पाओ, उसके लिए भी अब आप लोन ले रहे हो। इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज़। कुछ रेशियोज़ ऐसे होते हैं जो हमें 2:1 चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जो 1:1 ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव में हो तो ही अच्छा है। अब हो सकता है ये इस तरह से चल ही नहीं रहा है, जो 2:1 होना चाहिए वो 1:2 में चल रहा है, या जो भी एडवर्स ख़राब चल रहा है। सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेज हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स यूज टू जनरेट कैश फ्लो, एरियर्स और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड, आप क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहे हो उनके ड्यू डेट में, आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो विद टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। जहां अभी तक आप कैश में सामान परचेज करके ला रहे थे अब आप क्रेडिट पे परचेज करना स्टार्ट कर दियो क्योंकि आपके पास कैश तो बच ही नहीं रहा है। नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज चल रहे हैं, ऑपरेटिंग लॉसेस चल रहे हैं। आपकी इनएबिलिटी दिख रही है टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फॉर एसेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और अदर एसेंशियल इवेंट्स इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ आपका क्रेडिट स्कोर गिरता दिख रहा है। ओवरऑल किसी भी तरह का आपका फाइनेंशियल टर्म्स में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है जिसकी वजह से हो सकता है आगे जाके आपको बिजनेस बंद करना पड़े, उन्हें कहते हैं, वो एग्जांपल्स होते हैं कुछ ऐसे इवेंट और कंडीशन के जो कास्ट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अब ये तो फाइनेंशियल इवेंट्स हो गए, ना ऑपरेटिंग इवेंट्स एंड कंडीशंस। ऑपरेटिंग में क्या हो सकता है, मैनेजमेंट ही इंटेंट कर रही है, मैनेजमेंट ही सोच रही है कि चलो एंटिटी बंद कर दी जाए, लिक्विडेट कर दी जाए। लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, कंपनी के सीईओ सीएमओ सब कंपनी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और कोई नया इंसान उस कंपनी में काम करने को तैयार भी नहीं हो रहा। क्या बिना लोगों की कंपनी चल सकती है? नहीं। लॉस ऑफ अ मेजर मार्केट, की कस्टमर्स, फ्रेंचाइज, लाइसेंस, प्रिंसिपल सप्लायर्स। अब कस्टमर ही नहीं रहे, जो कस्टमर मेन आपका सामान खरीदते थे वही नहीं आ रहे आपके पास, तो कौन आएगा? क्या आपका बिजनेस चलेगा? नहीं। तो ये ऑपरेटिंग इवेंट में आता है। क्यों? क्या इसका आपके फाइनेंशियल टर्म से कुछ भी रिलेशन है? नहीं, ये पूरा आपका ऑपरेशनल टर्म है। लेबर डिफ़िकल्टीज, अब आपको लेबर लाने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, लेबर्स नहीं मिल रहे हैं, शॉर्टेज हो रही है इंपॉर्टेंट सप्लाईज की, दैट इज़ रॉ मटेरियल्स मान लो। एमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर, नोकिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल। अब क्या नोकिया इतने कर्जे में था कि वो पैसा नहीं पटा पाया इसलिए बंद हुआ, या नोकिया का लोन बहुत बढ़िया था वो कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं।
एक टाइम पे नोकिया बहुत ज़्यादा चल रहा था, बट वहीं फिर एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए, सैमसंग, ओप्पो, ये सब ने लाया एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स, जिसने रिप्लेस कर दी नोकिया को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमरजेंस हुआ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर का। तो ये सब जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग इवेंट्स और कंडीशंस। बाकी ऐसे कुछ अदर इवेंट्स जो ना तो ऑपरेटिंग है ना फाइनेंशियल है, पर फिर भी वो आपके गोइंग कंसर्न पे सिग्निफिकेंट डाउट रेज कर सकते हैं। नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल और अदर स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब मान लो एक बैंक है, उसके लिए आरबीआई ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए कि आप इस बेसिस पे काम करोगे, और वो उस बेसिस पे काम नहीं कर रही है, तो आरबीआई कल को उनको नोटिस दे सकती है कि आप बंद कर दो बैंक। आप अभी के लिए एग्जांपल दे सकते हो रिसेंट में पेटीएम का। कोई ऐसी पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स चल रही है एंटिटी के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट, जो अगर सक्सेसफुल हो जाए तो एंटिटी को बंद करना पड़ सकता है अपना काम। किसी भी कुछ इस तरीके का लॉ या रेगुलेशन में चेंज आना जो एक्सपेक्टेड हो टू एडवर्सली अफेक्ट द एंटिटी। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो ना टिकटॉक का। लॉ रेगुलेशन में चेंज आया, कुछ चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया, टिकटॉक रातों रात बंद। क्यों? क्या उसमें कोई फाइनेंशियल इशू चल रही थी, ऑपरेटिंग इशू चल रही थी? नहीं, लॉ में चेंज आया, इस वजह से बंद। अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफ व्हेन दे अकर। अब किसी बिजनेस में आग लग गई और आपने इंश्योरेंस ही नहीं ले रखी है, सोचो पूरा बिजनेस जल के राख हो गया, अब क्या कर सकते हो? बिजनेस तो बंद होगा ही ना, क्योंकि आपने इंश्योरेंस ही नहीं लिया है, या अंडर इंश्योरेंस इतनी कम इंश्योरेंस है कि वो कवर ही नहीं कर पाएगी पूरे एक्सपेंस को, पूरे लॉस को। इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट्स असेसमेंट, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इवेल्युएट करे मैनेजमेंट का असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ये एक की पार्ट होता है ऑडिटर के कंसिडरेशन का। जब ऑडिटर ये चेक कर रहा होगा ना कि क्या मैनेजमेंट ने कंसिडर किया है यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंट, तो अब वो ये चेक करेगा कि क्या बेसिस पे ये यूज़ किया गया है, क्या असेसमेंट की गई थी। अब ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो रेक्टिफाई करता बैठे अगर किसी भी तरह का लैक ऑफ एनालिसिस हुआ है मैनेजमेंट के साइड से। हो सकता है कभी मैनेजमेंट ना प्रॉपर असेसमेंट ना करे, कुछ एक दो कंडीशंस ऐसी हो जो देख के क्लियरली समझ आ रहा हो कि यहाँ पे तो गोइंग कंसर्न बेसिस अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से वो ज़्यादा एनालिसिस ना करे। तो ऐसे केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब ऑडिटर वहाँ पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने बैठ जाएगा। दैट इज़ however the lack of detailed analysis by management to support its assessment may not prevent the auditor from concluding whether management's use of going concern basis of accounting is appropriate in the circumstances. For example, हो सकता है जब आप हिस्ट्री देखो एनटीटी की तो वो बहुत ही प्रॉफिटेबल ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है, उसे बहुत ईजिली एक्सेस है अभी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, दैट इज़ उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, फंड्स हैं कि कल को कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो उससे डील कर लेंगे। तो अब ऐसे केस में मैनेजमेंट ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेगी और अपना जजमेंट उस पर बना देगी कि हाँ हम गोइंग कंसर्न बेसिस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ऐसे केस में जो ऑडिटर का इवैल्यूएशन होगा ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स असेसमेंट, वो किया जा सकता है विदाउट परफॉर्मिंग डिटेल्ड इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स। अगर ऑडिटर ने जो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं वो सफिशिएंट है उसे ये बताने को, ये कंक्लूड करने को कि मैनेजमेंट का यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है इस सर्कमस्टांसेस में। और अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांस अराइज होता है जहाँ पे आपके पास जो भी अभी तक की एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं होती है आपके कंक्लूजन को प्रोवाइड करने के लिए, तो ऐसे केस में आप इवेल्युएट करोगे कि क्या प्रोसेस मैनेजमेंट यूज़ कर रही है, फॉलो कर रही है, क्या अजम्पशंस वो ले रही है, क्या फ्यूचर प्लान है मैनेजमेंट का, फ्यूचर एक्शन क्या होगा, और क्या जो ये प्लान है वो फिजिबल होगा सर्कमस्टांसेस में। और ये इवेल्युएशन करते वक्त ऑडिटर ये चेक करेगा, ऑडिटर उन्हीं टाइम पीरियड को कवर करेगा जिस पीरियड को कवर करके मैनेजमेंट ने ये डिटरमाइन किया है कि क्या एंटिटी कंटिन्यू करेगी एज गोइंग कंसर्न। अब मान लो मैनेजमेंट यूज़ कर रही है 22-23 का डेटा और आप देख रहे हो बैठ के 21-22 का डेटा, ये हो सकता है क्या? नहीं, जिसको मैनेजमेंट यूज़ कर रही है उसी के बेसिस पे आप इवेल्युएट करोगे। और ये भी चेक करो कि क्या जो मैनेजमेंट टाइम पीरियड यूज़ कर रही है वो कहीं लेस देन तो नहीं है 12 मंथ से, और अगर 12 मंथ से कम का टाइम होगा तो फिर अब उसमें आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट से टू एक्सटेंड इट्स असेसमेंट पीरियड टू एटलीस्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट। दैट इज़ जिस डेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही है उससे पहले तक की एटलीस्ट 12 मंथ्स की तो इवेल्युएशन यहाँ पे होनी चाहिए। एडिशनल प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड, अगर ऐसा कोई भी इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हुआ है जो कास्ट करता है सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न,
तो वहाँ पे ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू डिटरमाइन कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं रिलेटेड टू दोज इवेंट्स और कंडीशंस जो कास्ट कर रहे हैं ये सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। और ये एविडेंस हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? थ्रू परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ मिटिगेटिंग फैक्टर्स एंड दिस प्रोसीजर्स शैल इंक्लूड। अगर मैनेजमेंट ने परफॉर्म नहीं किया असेसमेंट तो सबसे पहले तो आप उनको रिक्वेस्ट करो कि आप परफॉर्म करो ये असेसमेंट। फिर ये इवेल्युएट करो कि मैनेजमेंट के प्लान्स क्या हैं फ्यूचर के लिए इन रिलेशन टू इट्स गोइंग कंसर्न असेसमेंट, और जो भी उनके प्लान है उसका जो भी आउटकम आ रहा है क्या वो सिचुएशन को इम्प्रूव कर रहा है, क्या वो फिजिबल है इस सर्कमस्टांसेस में। अब जहाँ पर एनटीडी प्रिपेयर कर रही है कैश फ्लो फॉरकास्ट, जिस फॉरकास्ट का एनालिसिस एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा इन कंसिडरिंग द फ्यूचर आउटकम ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस इन द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट्स प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस। वहाँ पे आप सबसे पहले तो इवैल्यूएट करोगे वहाँ पे जो भी अंडरलाइंग डेटा है वो कितना रेलिएबल है। अब मैं फॉरकास्ट के लिए ना एक कैश फ्लो शो कर रही हूँ जिसमें मैंने शो कर दिया है कि मेरे पास अभी तो 100 करोड़ कैश रखा है। अब ये मैंने ऐसे ही बोला है कि ये सच में है मेरे पास, रेलिएबिलिटी चेक करो इस इन्फॉर्मेशन की। और एज ये फॉरकास्ट है, मैं आगे की सोच रही हूँ कि आगे कल को जाके मेरे पास और इतने कैश तो होंगे ही होंगे, तो वो मैं कोई अजम्पशन के बेसिस पे ही तो बोलूँगी। सो अब आप उसके बाद डिटरमाइन करोगे कि क्या जो वो अजम्पशन किया जा रहा है फॉर द फॉरकास्ट वो एडिक्वेट है या नहीं। सबसे पहला दिए गए डेटा का आप रेलिएबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कि जो अजम्पशन के बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो अजम्पशन सही है। फिर ये कंसिडर करो कि क्या कोई एडिशनल फैक्ट या इन्फॉर्मेशन सामने आई है मैनेजमेंट की असेसमेंट कर लेने के बाद। एंड एट लास्ट ऑब्टेन करो रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, और जहाँ पे एप्लीकेबल हो अप्रोप्रिएट हो वहाँ पे TCWG से रिगार्डिंग उनका जो भी प्लान है फ्यूचर एक्शंस के लिए और वो प्लान कितना फिजिबल है। तो अभी ऊपर हमने एग्जांपल देखा था उन इवेंट्स और कंडीशंस का जो कास्ट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अब अगर ऐसी कोई इवेंट कंडीशन देखने को मिल रही है तो उस पर क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे हम, उस टाइम पे कौन सी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, उसके एग्जांपल्स। तो हम एनालाइज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कैश फ्लो, प्रॉफिट और अदर रेलेवेंट फॉरकास्ट विद मैनेजमेंट। एनालाइज और डिस्कस कर सकते हो एनटीडी की लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रीड कर सकते हो टर्म्स ऑफ डिवेंचर, लोन एग्रीमेंट, और उसके बेसिस पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या किसी भी तरह का ब्रीच किया गया है, दैट इज़ किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट किया गया है इनके रीपेमेंट में। मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है उनकी शेयर होल्डर्स की, DCWG की या किसी भी रेलेवेंट कमेटी की, हम वो पढ़ सकते हैं। उससे हमें पता चलेगा कि उस मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया, क्या किसी भी तरह की फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी को रेफरेंस दी गई। इंक्वायरी कर सकते हो एनटीटी के लीगल काउंसिल से रिगार्डिंग कोई भी अगर लिटिगेशन या क्लेम एग्जिस्ट कर रहा होगा कि क्या ये लिटिगेशन या क्लेम है, अगर इसका रिजल्ट आ गया तो क्या एनटीटी बंद हो जाएगी, क्या ये एनटीटी के अगेंस्ट में रिजल्ट आएगा इसका। आप ये इंक्वायरी कर सकते हो लीगल काउंसिल से, और ये चेक कर सकते हो कि कितना रीजनेबल मैनेजमेंट का असेसमेंट है इस एक लिटिगेशन के आउटकम का, और उसका कितना ज़्यादा केस एस्टीमेट पे उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन पड़ेगा। कंफर्म करो कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट विथ एनी रिलेटेड पार्टी या थर्ड पार्टी वो एग्जिस्ट करती है, वो लीगल है, वो एनफोर्सिएबल है, और कितनी इस पार्टी की एबिलिटी है टू प्रोवाइड एडिशनल फंड्स। दैट इज़ अगर कल को आपको फ़ंड चाहिए, आपका कोई क्रेडिटर है मिस्टर एक्स, आपको कल फिर से उससे और एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो क्या वो आपको देगा? क्या एग्जिस्टेंस है इसकी? क्या ये लीगल टर्म्स में आपको पैसे दे रहा है? और अगर पैसे दे रहा है तो क्या अब ये इतना सक्षम है कि आपको और एक्स्ट्रा पैसे दे सके, इसकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है। इवेल्युएट करो एंटिटी का क्या प्लान है टू डील विद अनफिल्ड कस्टमर्स ऑर्डर। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अभी तक आप उसको सामान प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे हो जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है, अब उसके रिगार्डिंग आपका क्या प्लान है। परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट, ये चेक करने को कि क्या ये इवेंट अफेक्ट कर सकते हैं एक एंटिटी की एबिलिटी को टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। कंफर्म करो एग्जिस्टेंस, टर्म्स एंड एडिक्वेसी ऑफ बोरोविंग फैसिलिटीज़। ऑब्टेन करो और रिव्यू करो रिपोर्ट्स ऑफ रेगुलेटरी एक्शंस। डिटरमाइन करो अगर किसी भी तरह का प्लान्ड डिस्पोजल किया जा रहा है किसी भी एसेट का तो वो कितनी एडिक्वेटली सपोर्ट करेगा आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। पता चला आपने ये एसेट डिस्पोज तो कर दिया बट ये एसेट डिस्पोज करके आपका धंधा ही गिर जा रहा है।
अभी तक आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 थी, ये मशीन बेच के आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 हो गई है। तो क्या ये जो डिस्पोजल है ये सपोर्ट कर रहा है, ये इतना एडिक्वेट है, ये चेक करो। ऑडिटर्स कंक्लूजन। तो जिस चीज़ के साथ हमारी ये टॉपिक स्टार्ट हुई थी, ऑडिटर की क्या ऑब्जेक्टिव थी कि वो ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और उसके बेसिस पे कंक्लूड करेगा कि क्या अप्रोप्रिएटनेस है मैनेजमेंट की यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस की फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो ये ऑडिट एविडेंस अभी हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया, इसके बेसिस पे ऑडिटर कंक्लूड करेगा कि क्या जो ऑडिटर की जजमेंट है उसके हिसाब से कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटेड टू उन इवेंट्स और कंडीशन से जो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कास्ट कर सकती है सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अब ये मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या होती है? जब किसी भी इवेंट का एक पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज़ इस साल अगर आपको थोड़े से लॉस हो भी गए तो चलेगा, बट अगर वहीं कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिसके बाद अगर इस साल आपको 1 रुपये का भी लॉस हुआ ना, आपका धंधा ख़त्म है, आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी इवेंट जिसका ना एक बहुत बड़ा पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ सकता है और जिसके अकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो ऑडिटर को उसकी जजमेंट के हिसाब से लगता है कि उसके लिए अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है कि किस नेचर की वो इवेंट है, अनसर्टेनिटी है, क्या इम्प्लीकेशन होगा उसका। तो ऐसे इवेंट या सर्कमस्टांसेस को हम बोलेंगे या उस सिचुएशन को हम बोलेंगे अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, कि उस पर्टिकुलर इवेंट और सर्कमस्टांस को लेके एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। Adequacy of disclosures when events or conditions have been identified and the material अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट्स। जब ऑडिटर ये कंक्लूड कर रहा है ना कि मैनेजमेंट ने जो भी गोइंग कंसर्न बेसिस यूज़ किया है वो तो अप्रोप्रिएट है उस सर्कमस्टांस में, बट एक मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती है, तब ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करते हैं उन हर एक प्रिंसिपल और इवेंट्स और कंडीशंस को जो कास्ट कर सकती है सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। और अगर ऐसा है तो मैनेजमेंट के क्या प्लान है उनके साथ डील करने के लिए। एंड और इसके साथ ये भी क्लियरली डिस्क्लोज करती है या नहीं हमारी फाइनेंशियल स्टेट कि एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटेड टू दोज इवेंट्स एंड कंडीशंस जिसकी वजह से हो सकता है, इट में लिखा है, हो सकता है कि एंटिटी रियलाइज ना कर पाए उस अपने एसेट्स को और डिस्चार्ज ना कर पाए अपनी लाइबिलिटीज़ को इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अभी हमने वो सिचुएशन पढ़ी जहाँ पे हम डिस्क्लोजर प्रोवाइड करनी होती है जब कोई इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई होता है और मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती है। नाउ एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड बट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट्स। अगर कोई भी इवेंट और सर्कमस्टांसेस आइडेंटिफाई होती है जो कास्ट करेगी सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, पर उसे लेके किसी भी तरह की मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं एग्जिस्ट कर रही है या आपको कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं देखने को मिल रही है, तो ऐसे केस में ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि क्या अगर किसी भी एफआरएफ की रिक्वायरमेंट है तो उसके बेसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया गया है या नहीं इस इवेंट और कंडीशन के बारे में। दैट्स इट। इससे आगे आपको कुछ भी चीज़ इवेल्युएट या चेक करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी केस में। इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर जो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट यूज़ कर रही है वो इन अप्रोप्रिएट हुआ, तब ऑडिटर क्या करेगा? तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं यूजिंग गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर ऑडिटर के जजमेंट में मैनेजमेंट का ये यूज़ करना इन अप्रोप्रिएट साबित होता है तो ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा एक एडवर्स ओपिनियन। दैट इज़ ऑडिटर ये बोलेगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अब अगर जो गोइंग कंसर्न बेसिस यूज़ किया है वो तो अप्रोप्रिएट है बट एक मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती है। ऐसे केसेस में ना दो सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है उस मटेरियल अनसर्टेनिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और दूसरी वो सिचुएशन जहाँ पे आपने उस मटेरियल अनसर्टेनिटी से रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अगर आपने डिस्क्लोजर प्रोवाइड कराया है तो ऐसे केस में ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन। दैट इज़ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सही है ये बता रहा है ऑडिटर। एंड साथ में ऑडिटर की रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन होगा अंडर द हेडिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। और ये क्यों होगा?
टू ड्रॉ अटेंशन टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिस्क्लोज कर रही है उन मैटर्स को। और वो हेडिंग जो है जिसके अंडर में आप जो भी लिखोगे वो सबसे पहले तो अटेंशन ड्रॉ करेगी टूवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे डिस्क्लोज किया गया है ये मटेरियल अनसर्टेनिटी, और साथ में ये भी स्टेट करेगी कि ये जो भी इवेंट कंडीशन इंडिकेट हुई है जिसके रिगार्डिंग या रिलेटेड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है वो कौन से इवेंट्स और कंडीशंस है, सर्कमस्टांसेस हैं, और ऑडिटर का ओपिनियन उसकी वजह से कहीं से भी मॉडिफाइड नहीं है। दैट इज़ अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर भी रही है तो भी आपको वो चीज़ बहुत क्लियरली तरीके से बताई गई है। और अगर आपने वो डिस्क्लोज नहीं की है मटेरियल अनसर्टेनिटी तो ऐसे केस में या तो ऑडिटर अपनी एक क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या एडवर्स ओपिनियन देगा। दैट इज़ वो ये बोलेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और इस क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में ऑडिटर ये बताएगा कि एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दी गई है। तो अभी हमने दो केसेस पढ़े। पहले तो सबसे पहला केस जहाँ पे गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है, तो वहाँ पे तो कुछ सोचना नहीं, कोई प्रोसीजर परफॉर्म करनी नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट एडवर्स ओपिनियन दे दो। अब अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती है तो अगर डिस्क्लोजर दिया गया है तो वेल एंड गुड, एक अच्छी नॉर्मल रिपोर्ट निकालो, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दो, बस उसमें एक पैराग्राफ इंक्लूड कर दो अंडर द हेडिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। और वहीं अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी जो थी उसे डिस्क्लोज नहीं किया गया तो सबसे पहले तो अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाइड बना दो, मॉडिफाइड बना दो, और दूसरा ये बता दो कि वहाँ पे एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जिसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं दी गई है। अब तीसरा केस, वो यहाँ पे मैनेजमेंट इज़ अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट। अब बताओ, जहाँ पे मैनेजमेंट ही विलिंग नहीं है, जहाँ पे मैनेजमेंट ही उतनी कैपेबल नहीं हो पा रही या उसी के पास वो रिसोर्स नहीं अवेलेबल है या वो इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है जिसके बेसिस पे वो और फर्दर असेसमेंट कर पाए, तो ऐसे केस में क्या ऑडिटर कोई एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है? नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है तो यहाँ पे ऑडिटर या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी, अच्छा ये आगे पढ़ने वाले हैं हम, अभी के लिए इतना समझ लो कि क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब हाँ गलतियाँ हैं बट आगे जाके शायद सुधारी जा सकती है, पर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब इससे ख़राब तो कुछ भी नहीं। तो ऑडिटर या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। क्यों? क्योंकि ये ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ऑब्टेन कर पाए SAAE रिगार्डिंग मैनेजमेंट्स यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ओवरव्यू दिया है ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, उसे एक बार रिवाइज कर लेना। तो अभी तक हमने SA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, SA 570 गोइंग कंसर्न कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं SA 450 इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, विच इज़ ऑल अबाउट कि ऑडिटर जब अपनी ओपिनियन फॉर्म करने वाला होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो उससे पहले ये इवेल्युएट करता है कि क्या अफेक्ट हो सकता है उन आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट का हमारी ऑडिट पे, या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ मटेरियलिटी। अब अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या होती है? ये वो मिस स्टेटमेंट है जो ऑडिटर की नज़र में पहले आ चुकी थी, ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बता दिया बट मैनेजमेंट ने उसे करेक्ट नहीं किया अभी तक। अब हो सकता है ना मैनेजमेंट ने इसलिए करेक्ट नहीं किया क्योंकि वो मटेरियल नहीं है, उसका कुछ खास अफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वही बोला है कि मटेरियलिटी को कंसिडर करते हुए ऑडिटर ये इवेल्युएट करे कि क्या अफेक्ट पड़ रहा है इस आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट का या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और फिर उसके बेसिस पे अपनी ओपिनियन फॉर्म करेगा। SA 450 डील करती है विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवेल्युएट द अफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट एंड ऑफ इन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इफ़ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस ऐसे को लेके ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव क्या होती है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज़ टू इवेल्युएट कि क्या अफेक्ट होगा इन आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स का हमारी ऑडिट पे, और क्या अफेक्ट होगा अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का अगर कोई एग्जिस्ट कर दिए तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अच्छा देखो, ये जब भी पढ़ रहे होगे ना, ये देखो जहाँ पे आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट बोल रहा है वहाँ पे ऑडिट की बात हो रही है, बट जहाँ पे अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट बोल रहा है वहाँ पे अफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये ना वो मिस स्टेटमेंट है जो आपको पहले मिल गए थे, आपने बता दिया, अब उसके अगेंस्ट फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया,
दैट इज़ आपको दिख गया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती है, इसमें कोई तो इन्फॉर्मेशन गलत दी हुई है, उसको अभी तक करेक्ट नहीं किया गया, तो इसकी वजह से कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और वहीं जब आप ऑडिट कर रहे हो उस वक्त आपको एक मिस स्टेटमेंट दिखी, जिसकी वजह से अब आपको समझ आ रहा है अरे हमें तो अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ेगी, इसलिए बोल रहा है कि जो आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट है उसका क्या अफेक्ट पड़ेगा हमारी ऑडिट पे। क्या अभी ऑडिट करते करते जो भी मिस स्टेटमेंट हमारी नज़र पे आ रही है इसकी वजह से हमें फैप परफॉर्म करना पड़ रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। एक ऑडिटर को एक्यूमुलेट करने चाहिए, इकट्ठे करने चाहिए उन मिस स्टेटमेंट्स को जो उसने आइडेंटिफाई किए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, अदर देन दोस्त जो क्लियरली ट्रिवियल है, दैट इज़ जिनका इंपॉर्टेंस बहुत कम है। बहुत सारी मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की, बट कुछ उसमें से ऐसी है जिसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है या उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम वैल्यू है, तो उनको छोड़ के बाकी बचे जो भी मिस स्टेटमेंट है उनको एक्यूमुलेट करना। एक मिस स्टेटमेंट बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से अराइज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी तरह की इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग डेटा जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जा रहा है, या किसी भी एक अमाउंट का या डिस्क्लोजर का ओमिट हो जाना, दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट हो सकता है एक मिस स्टेटमेंट। या ये भी हो सकता है कोई एंटिटी रॉन्गली कैपिटलाइज कर दे कोई मशीन रिपेयर एक्सपेंस को अमाउंटिंग 5 लाख, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स की ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी। दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ मिस स्टेटमेंट। कंसिडरेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे आपकी ऑडिट आगे बढ़ती जाती है, आपके प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करते जाते हो, आप आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट को भी कंसिडर करते चलते हो। अब जब आपके नज़र में कोई मिस स्टेटमेंट आई तो सबसे पहले आपको तो ये डिटरमाइन करना होगा कि क्या आपको अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी या ऑडिट प्लान को रिवाइज करने की ज़रूरत है। इफ़ ये कब करोगे, आप कब ये डिटरमाइन करने बैठोगे कि क्या ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान को रिवाइज करने की ज़रूरत है, जब जो मिस स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई किया है वो कुछ इस नेचर का है कि वो अब ये दर्शा रहा है कि हो सकता है आगे और भी मिस स्टेटमेंट्स देखने को मिले, या जब उसे और 2-3 मिस स्टेटमेंट के साथ मिला के देखा जाए तो वो एक मटेरियल अफेक्ट देगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और the aggregate of misstatements accumulated during the audit approaches materiality determined in accordance with SA 320। जो भी misstatements आपने accumulate कर रखी है उनका aggregate अगर अप्रोच कर रहा है टूवर्ड्स मटेरियलिटी, तो तब भी आपको ये डिटरमाइन करने की ज़रूरत है कि क्या आपको अपना ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान को रिवाइज करना होगा या नहीं। और अब इसके बेसिस पे ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकता है मैनेजमेंट से कि आप एग्जामिन करो कोई क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर को, ताकि मैनेजमेंट को ये समझ आए कि किस तरह का अफेक्ट हो सकता है उस आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट का, और परफॉर्म करे प्रोसीजर्स ये डिटरमाइन करने को कि क्या अमाउंट है उस एक्चुअल मिस स्टेटमेंट का हमारी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर पे, और उसके रिगार्डिंग कोई अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करा जाए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप किन 3 चीज़ों को लेके रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट से कि सबसे पहले तो आप एग्जामिन करो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स को, फिर उससे आप ये समझो कि क्या कॉज हो सकता है, क्या अफेक्ट हो सकता है उस आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट का, और फिर परफॉर्म करो प्रोसीजर्स जिससे आप ये डिटरमाइन कर पाओ कि क्या अमाउंट है उस एक्चुअल मिस स्टेटमेंट का। एंड एट लास्ट जब आपको अमाउंट भी पता चल गया है, उसका अफेक्ट भी पता चल गया है, तो अब आप अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और ये रिक्वेस्ट की जा सकती है बेस्ड ऑन ऑडिटर्स प्रोजेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट। और जब एक बार आपने रिक्वेस्ट कर दी और आपकी रिक्वेस्ट को मान के मैनेजमेंट ने और फर्दर एग्जामिनेशन कर ली, तो अब आप फिर से कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे ये चेक करने को कि क्या अब ये प्रॉपर एग्जामिनेशन एडजस्टमेंट होने के बाद भी कोई मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। एक ऑडिटर को ना टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहना चाहिए जो भी मिस स्टेटमेंट उसे दिख रही है ड्यूरिंग द ऑडिट विथ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अनलेस वो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ और रेगुलेशन। जब तक लॉ रेगुलेशन ऑडिटर को रोकती नहीं है ना कोई इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को देने से, तब तक अगर उसे किसी भी तरह की मिस स्टेटमेंट मिल रही है, जिस भी टाइम पे मिल रही है, वो उस टाइम पे कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट से। अब आप ये नहीं करोगे आपको ऑडिट के स्टार्ट में ही कोई मिस स्टेटमेंट मिल गई, आप सोच रहे हो मैं पूरी ऑडिट कर लूँ, बीच में जितनी मिस स्टेटमेंट आई एक बार में जाके बताऊँ,
हो सकता है आपको स्टार्ट में जो मिस स्टेटमेंट मिली है ना, उसकी वजह से आप ये पूरी ऑडिट ही ढंग से जो भी कंडक्ट नहीं कर सकते हो। और फिर जब आप कम्युनिकेट करोगे तब आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि आप इन मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट करो। अब ये टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट लेवल से करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एनेबल करता है मैनेजमेंट को ये इवेल्युएट करने पे कि क्या वो मिस स्टेटमेंट एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या वो आइटम एक्चुअली में मिस स्टेटेड है, जिसके बेसिस पे फिर वो इन्फॉर्म करेंगे ऑडिटर को कि क्या वो डिसएग्री करते हैं इस बात से और कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, या वो डिसएग्री करते हैं इस बात से बट फिर भी उन्हें जो एक्शन लेना था उन्होंने वो एक्शन ली। और ऑडिटर की रिक्वेस्ट पे ये जो करेक्शन की जाती है बाय मैनेजमेंट, वो एनेबल करती है मैनेजमेंट को कि वो मेंटेन करके रख पाए एक एक्यूरेट अकाउंटिंग बुक्स और रिकॉर्ड्स, जिसके बेसिस पे वो रिड्यूस कर पाएंगे अपना रोमम ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके प्रायर पीरियड के स्टेटमेंट में कोई भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रह जाती है और वो मटेरियल होती है तो उसका अफेक्ट हमारी फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी पड़ता है। इसलिए अगर आप इसी साल की जो रिपोर्ट है उसमें सुधार करके चलोगे, करेक्शन करके चलोगे, एक एक्यूरेट अकाउंटिंग बुक रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलोगे, तो जो आपका फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो भी अच्छा होगा, उसमें रोमम के चांसेस कम होंगे। और इन केस मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देती है कि हम तो नहीं करेंगे कुछ को या फिर किसी को भी करेक्ट, तो ऐसे केस में सबसे पहले तो ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैनेजमेंट मना कर रही है ये करेक्शन करने को, और अपनी उस अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए वो इवेल्युएट करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। नाउ हियर वी आर डन विथ करेक्शन एंड कम्युनिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। नाउ इवेल्युएटिंग द अफेक्ट्स ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अगर आपको कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट दिख रही है ना, तो आप उसका अफेक्ट तो इवेल्युएट करोगे, पर उससे पहले ऑडिटर रीअसेस करेगा मटेरियलिटी को जो उसने डिटरमाइन की थी इन अकॉर्डेंस विद SA 320, ये कंफर्म करने को कि क्या वो अभी भी जो सर्कमस्टांसेस दिख रही है उसमें क्या ये अप्रोप्रिएट है। अब आपने ये मटेरियलिटी कब डिटरमाइन की थी, जब आपके हाथ में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं था। अब उसके बेसिस पे आपने मटेरियलिटी डिटरमाइन कर ली और आप प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे थे। अब आपको कोई मिस स्टेटमेंट मिल गई, आपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि हमें कोई मिस स्टेटमेंट मिल रही है, पर वो फिर भी उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, तो अब आप वापस से मटेरियलिटी चेक करोगे और ये कंफर्म करोगे कि क्या ये जो मटेरियलिटी लेवल हमने यूज़ की थी वो अभी भी अप्रोप्रिएट है इस कंटेक्स्ट पे। ऑडिटर ये डिटरमाइन करेगा कि क्या जो ये अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट है वो मटेरियल है या नहीं, चाहे वो इंडिविजुअली हो या एग्रीगेट में हो। और इस डिटर्मिनेशन को करने के लिए ऑडिटर शैल कंसिडर कि क्या साइज़ की और किस नेचर की वो मिस स्टेटमेंट है, both in relation to particular classes of transaction, account balances or disclosures, and the financial statement as a whole, और क्या circumstances में वो occur हो रही है, the particular circumstances of their occurrence, और क्या affect होगा इन uncorrected misstatements का related to prior periods on the relevant classes of transaction, account balances or disclosures and the financial statement as a whole। अब कम्युनिकेट करो इस चीज़ को विथ TCWG। अभी तक हमने ऊपर क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन विथ मैनेजमेंट। जब तक लॉ और रेगुलेशन नहीं रोकती, नहीं प्रोहिबिट करती, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा TCWG के साथ रिगार्डिंग जो भी अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट है और उनका क्या अफेक्ट है इंडिविजुअली और एग्रीगेट में ऑन द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, दैट इज़ इनका क्या अफेक्ट होने वाला है ऑडिटर की रिपोर्ट पे। और अगर मटेरियल अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है तो ऑडिटर उनके बारे में कम्युनिकेट करेगा इंडिविजुअली। अगर इंडिविजुअली 10 मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है ना, तो आप इंडिविजुअली हर एक एक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे, कम्युनिकेट करोगे, और फिर आप ये रिक्वेस्ट करोगे कि ये जो अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट है वो करेक्ट कर दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ आप ये भी कम्युनिकेट करोगे कि क्या अफेक्ट होगा ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्रायर पीरियड्स ऑन द रेलेवेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। प्रायर पीरियड में की गई किसी भी मिस स्टेटमेंट जो अनकरेक्ट नहीं की गई थी उसका क्या अफेक्ट होगा अभी की इस रेलेवेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे। रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग अफेक्ट्स ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स। अब आपने एक बार करेक्ट करने बोल दिया, वो करेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब आप जाओगे उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे, जनरली मैनेजमेंट से और अगर जहाँ पे अप्रोप्रिएट है TCWG से, जिसमें वो ये बताएंगे कि वो बिलीव करते हैं कि जो भी ये अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट है उसका अफेक्ट इमटेरियल है इंडिविजुअली भी और एग्रीगेट में भी टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल।
और उस रिटन रिप्रेजेंटेशन में एक समरी भी होगी उस हर एक आइटम की जिसे करेक्ट नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट्स जो आइडेंटिफाई हुई थी ड्यूरिंग द ऑडिट। ये डॉक्यूमेंट में आप ये इंक्लूड करोगे सबसे पहले तो वो कौन सा अमाउंट है जिससे नीचे की जो भी मिस स्टेटमेंट है वो क्लियरली ट्रिवियल मानी जाएगी, दैट इज़ जिसको खास इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, मतलब मान लो मटेरियलिटी लेवल से नीचे की या टॉलरेबल लेवल तक की। आपने अभी ये अमाउंट बता दिया, जैसे आपने बोल दिया 10,000 से नीचे की जो भी मिस स्टेटमेंट होगी ना वो क्लियरली ट्रिवियल होगी, दैट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट होगी। अब आप ये भी अब लेकिन वो ट्रिवियल नहीं है बट फिर भी एग्जिस्ट तो करती है ना। तो अब आप जो भी मिस स्टेटमेंट्स एक्यूमुलेटेड है ड्यूरिंग द ऑडिट आप उन हर एक को रिकॉर्ड करोगे, उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करोगे और ये बताओगे कि क्या उन्हें करेक्ट किया गया है या नहीं। और अगर करेक्ट नहीं किया गया है तो उस पर ऑडिटर का क्या कंक्लूजन है कि क्या वो मटेरियल है इंडिविजुअली या एग्रीगेट में, और किस बेसिस पे ऑडिटर ने अपना कंक्लूजन दिया है। तो सबसे पहले तो आप अमाउंट बताओगे जिससे नीचे की अगर हुई मिस स्टेटमेंट तो वो क्लियरली ट्रिवियल हो जाएगी, दैट इज़ लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर आप हर एक मिस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करोगे और अगर मिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या वो करेक्ट किया गया है या नहीं ये रिकॉर्ड करोगे। और वहीं अगर वो करेक्ट नहीं किया गया तो उस पर ऑडिटर का क्या कंक्लूजन है, क्या ऑडिटर को लग रहा है कि वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल होगी और किस बेसिस पे ऑडिटर अपना ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट करनी होगी। एक बार ये ओवरव्यू पढ़ के देखना, इन केस कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, आई विल क्लियर योर डाउट्स। अब ये टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।